वेलकम बैक स्टूडेंट आई होप कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्चर आप सहने के बाद कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। स्टूडेंट, हम इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बार बार इसलिए फोकस कर रहे हैं कि अभी आप स्टूडेंट लेवल पे इसकी सिग्निफिकेंस को नहीं समझ पाएंगे, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक आपको फीलिंग ना आ जाए, स्टूडेंट चैप्टर 1 का 1 to 22 पेज जब जितनी बार हो सके उतनी बार प्रैक्टिस कीजिए। एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। अगर 12th में आपको 90% की सोचते हैं तो, वरना फिर अबव 80 की ही सोचिए, केवल 90 नहीं। चलिए स्टूडेंट्स, अब जैसे आपने देखा, एक कूलम लॉ में देखा था, पहले आपको एक चार्ज के वजह से किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स फाइंड आउट करते थे। फिर मतलब कहने का सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करने जा रहे हैं। जैसे आपने कूलम लॉ में देखा, सिस्टम ऑफ चार्जेस के वजह से किसी एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स आप फाइंड आउट करते थे। बट स्टूडेंट, यहाँ पे आपने देखा, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन करते हैं या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो कि पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड आउट करने का मतलब एक क्वांटिटी, या आप कह सकते हैं फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो आप उस पॉइंट पे बता सकते हैं कि सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उस पोजीशन पे आपने डिफाइन कर दी। और जब आपने सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर ली, तो आपको वहाँ पे बार बार किसी पर्टिकुलर चार्ज के लिए नहीं फाइंड आउट करनी होती कि उस पॉइंट पे वो चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। आप सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देते हैं चार्ज की वैल्यू को, तो आपको सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लगने वाली फोर्स कितनी होगी पर यूनिट टेस्ट चार्ज आप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी सा ही है। आपको सिर्फ स्टूडेंट यहाँ पे ये ध्यान देना है, जब हम लोग फोर्स फाइंड आउट करते थे तो यहाँ पे कोई एक चार्ज होता था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बात करते हैं, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो चार्ज होता है वो ये कॉन्सेप्ट उस चार्ज के इंडिपेंडेंट हो जाता। इंडिपेंडेंट हो जाने का मतलब कि आपका अब वहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। आपको उस पॉइंट पे एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करनी है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज होगी। बट सोर्स चार्जेस आपके यहाँ पे ये हैं Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन। तो देखिए, Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन, मतलब यहाँ पे हमने कई सारे चार्जेस ले रखे हैं। तो यहाँ पे हमने बेसिकली 4 डिफरेंट चार्जेस के हेल्प से आपको डिफाइन कर रहे हैं कि पर्टिकुलर पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अश्विन, आपने डिफाइन किया इलेक्ट्रिक फील्ड का, आपको फॉर्मूला पता है 1/4πε0 इंटू Q, और Q आपका यहाँ पे सोर्स चार्ज होगा अपॉन R²। तो आपको मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ एक चार्ज की वैल्यू रखनी होती है, जिसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज, और टेस्ट चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए टेस्ट चार्ज की वैल्यू से हमें कोई भी मतलब नहीं होता है जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब जो, जैसे आपने कूलम्स लॉ में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज किया था,
मतलब आप किसी पर्टिकुलर चार्ज के वजह से, मतलब कहने का यहाँ पे ये जो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये चारों चार्ज एक दूसरे की फील्ड को या एक दूसरे के इन्फ्लुएंस को हिंडर नहीं करते हैं, या आप ये कह सकते हैं इन चारों का एक दूसरे पे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को अप्लाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप क्या करते थे, कूलम्स लॉ में पहले यहाँ पे Q1 की वजह से फोर्स फाइंड आउट करते थे, Q2 वजह से फोर्स फाइंड आउट करते थे, Q3 की वजह से, एंड सो ऑन। और आपको पता है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आपको उनका रिजल्टेंट वेक्टर रिजल्टेंट फाइंड आउट करते थे। और आपको पता है यहाँ पे फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज है, तो चार्ज आपका स्केलर क्वांटिटी है और आपका फोर्स वेक्टर क्वांटिटी था। तो जब आप वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, तो आपने 9th में पढ़ा था कि जब आप स्केलर क्वांटिटी से किसी वेक्टर क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं तो जो आपकी रिजल्टेंट क्वांटिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी ही रहती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी, मतलब उसका डायरेक्शन होगा। और आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी, डायरेक्शन आपका इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है ड्यू टू चार्ज Q, जो किसी भी पर्टिकुलर चार्ज में लगने वाली फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो स्टूडेंट अगर सपोज कि यहाँ पर हमने एक यूनिट चार्ज रख रखा है, तो इस चार्ज की वजह से जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इस पोजीशन वेक्टर के अलोंग होगा, या आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R2P। P मीन्स एट पॉइंट P। यहाँ पे Q1 है स्टूडेंट, यहाँ Q2 है, यह आपका Q3 है और ये QI है, या आप QN बोल सकते हैं या Q4 बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिस्टम चार्ज, यहाँ 4 चार्जेस हैं। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं Q1 चार्ज की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी EI है, और EI मीन्स एट पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R1P, मतलब पोजीशन, मतलब पॉइंट P पे चार्ज Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी E1, चार्ज Q की वजह से, चार्ज Q2 की वजह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R2P पे मीन्स पॉइंट P पे E2 इलेक्ट्रिक फील्ड, Q3 की वजह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 3P पे, ये E3 है आपका और ये E4 है। और आपको पता है स्टूडेंट्स, ये जो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 डिफरेंट चार्जेस हैं, और ये चार्जेस एक सिस्टम ऑफ चार्जेस बना रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा गया सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो आप क्या करते हैं, पहले इंडिविजुअल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, फिर उनका वेक्टर रिजल्टेंट निकालते हैं, या आप कह सकते हैं वेक्टर सम फाइंड आउट करते हैं। तो पहले आप इंडिविजुअल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर उनका वेक्टर सम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एट R ड्यू टू Q1 एट R1 इज गिवन बाय E1, मतलब पोजीशन वेक्टर, मतलब पोजीशन 1 पे 1P 1/4, और ये Q1 अपॉन R1P स्क्वायर, R1P स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R, जो आपका डायरेक्शन डिफाइन करता है। तो अब देखिए इन द सेम मैनर E2 भी आपने कैलकुलेट करी, और इसी तरीके से आपने E1, E2, E3 एंड सो ऑन En तक, अगर n नंबर ऑफ चार्जेस है तो n चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी पड़ेगी,
और फिर बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस होगी वो वेक्टर सम ऑफ E1 E2 E3 सो ऑन En तक होगी। तो इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके केवल 4 चार्जेस हैं, तो ये आप कह सकते हैं n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए आपको पढ़ाया गया है। तो देखिए यहाँ पे Q1 चार्ज की वजह से प्लस Q2 चार्जेस की वजह से सो ऑन Q1 चार्जेस की वजह से। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे, हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड का सम नहीं कर रहे हैं, वेक्टर सम कर रहे हैं। ये आप समझ सकते हैं, हम लोग यहाँ वेक्टर सम कर रहे हैं ना कि स्केलर सम। वेक्टर सम और स्केलर सम में डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए यहाँ पे ये आपका ये जो टर्म डिनोट कर रहा है ये आपका वेक्टर सम, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन वेक्टर R इज गिवन बाय वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस एट पॉइंट P। तो यहाँ देखिए E इज अ वेक्टर क्वांटिटी वेरीज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन स्पेस एंड इज डिटरमाइंड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द सोर्स चार्जेस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर क्वांटिटी है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डिपेंड करती है कि चार्ज की पोजीशन क्या है। तो स्टूडेंट अब इस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, ये तो आपका था इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए हमने आपको बता दिया, अगर n चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी n इलेक्ट्रिक फील्ड्स आएंगी, अगर 2 चार्जेस हैं तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स आएंगी, 3 चार्जेस हो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ऐसे ही। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड उनको आपको एल्जेब्रिक सम या आप कह सकते हैं वेक्टर सम करना होगा, स्केलर सम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट अब जब आप इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट एक बार हम फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ नहीं आ जाता या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट की फीलिंग नहीं आ जाती है, तब तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में वो इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक पढ़ते रहेंगे और धीरे धीरे आगे भी बढ़ते रहेंगे। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है तो आपके समझने के लिए। देखिए यहाँ पे 2 चार्जेस हैं Q1 और Q2 और इनके वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B फाइंड आउट करनी है। और देखिए 2 चार्जेस की वैल्यू गिवन है प्लस 10⁻⁻8 कूलम एंड माइनस 10⁻⁻8 कूलम। स्टूडेंट आपको पता है कि यहाँ पे प्लस और माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की आप देख रहे हैं सेम चार्ज है, मैग्नीट्यूड मतलब जो चार्ज का मैग्नीट्यूड वो सेम है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में कोई वेरिएशन नहीं होगा, सिर्फ जो वेरिएशन आएगा वो आपका डायरेक्शन में आएगा। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ए पॉइंट पे अगर देखें आप, देखिए इलेक्ट्रिक ये Q पॉइंट क्या है, यहाँ पे ए पॉइंट पे Q1 है और Q2 पे माइनस चार्ज है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए होगी, यहाँ पे Q1 की वजह से डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो A2 चार्ज Q2 की तरफ होगा और Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आपको पता है Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा अवे फ्रॉम चार्ज होती है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और Q2 आपका माइनस चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी
टुवर्ड्स चार्ज Q2 होगी। तो आप देख रहे हैं ए पॉइंट पे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, और आपको पता है देखिए सेम पोजीशन पे है, या आप कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट पॉइंट ए होनी चाहिए वो Q1 की वजह से मैग्नीट्यूड सेम होगा और Q2 की वजह से मैग्नीट्यूड सेम होगा, और Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ए से Q2 की तरफ है, और Q2 की वजह से क्या है, ये निगेटिव चार्ज है, तो इसलिए ए से Q2 की तरफ होगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू चार्ज 1 का मैग्नीट्यूड ये आ रहा आपका, आपने फॉर्मूला जस्ट पुट किया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, ये आपका आर है और ये आपका चार्ज Q है। स्टूडेंट यहाँ पे हमने माइनस या प्लस साइन क्यों नहीं रखा है, क्योंकि हमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन आपने फिजिकली डायग्राम में ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। तो आपने देखा 3.6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्यू टू चार्ज 2 एट पॉइंट ए, या आपका निगेटिव चार्ज की वजह से पॉइंट ए पे, बस देख रहे हैं आप डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है बट मैग्नीट्यूड सेम है, और आप देख पा रहे हैं दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक साथ दोनों सेम है। जब डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 2 टाइम्स हो जाती है। आप कह सकते हैं E1A + E2A = 7.2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए है वो आपकी टुवर्ड्स राइट होगी, मतलब ए से Q2 की तरफ। अब यही अगर आप स्टूडेंट नोटिस करें पॉइंट बी पे, तो इसमें आप देख पा रहे हैं पॉइंट बी पे Q1 की वजह से बी के अवे फील्ड होगी और Q2 की वजह से टुवर्ड्स ए होगी, या आप कह सकते हैं टुवर्ड्स Q2 होगी। या सिंपल लैंग्वेज में समझे, Q1 की वजह से जो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो अवे फ्रॉम बी होगा, और Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो आपका टुवर्ड्स राइट होगा, और Q1 की वजह से टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। तो मतलब आपका, और आप देख पा रहे हैं Q1 और B के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है, Q2 और पॉइंट B के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मीन्स 3 टाइम्स है, और आपको पता है कि 1/r² होता है। तो एट पॉइंट बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 जो कि चार्जेस की वैल्यू सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट डायरेक्शन आपका टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेफ्ट की तरफ है और उसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है, और Q2 की वजह से डायरेक्शन आपका टुवर्ड्स राइट है बट मैग्नीट्यूड कम है। तो जो रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। तो स्टूडेंट आप देखिए सेम वे में अगर आप Q1 की वजह से मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं तो आपको यही आएगा 3.16, क्योंकि रेडियस या डिस्टेंस वैल्यू सेम है पहले की तरीके, लेकिन पॉइंट बी में Q2 की वजह से आपकी वैल्यू चेंज हो गई स्टूडेंट्स, मतलब 3 टाइम्स हो गई है। तो इस केस में आप देख सकते हैं पॉइंट 1 पे, सॉरी चार्ज 1 की वजह से बी पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही वो पहले की तरह है, लेकिन पॉइंट बी पे चार्ज 2 की वजह से जो वैल्यू आ रही है आप देख पा रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, पहले की तरीके नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने देखा
जो हम डिवाइड कर रहे हैं पॉइंट बी पे, वो देखिए मैग्नीट्यूड आपका हो गया 0.15, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड 0.05। तो स्टूडेंट आपको मैग्नीट्यूड ध्यान रखना है, ये आपकी वैल्यू आ रही है। और स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 4 वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे पावर कम है, यहाँ 3.6 है बट पावर 4 है। और आप देख पा रहे हो द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, मतलब बी पे जो मैग्नीट्यूड है वो आपका E1 माइनस E2 होगा। मतलब E1 चार्ज 1 के वजह से, बी पे माइनस चार्ज 2 की वजह से। तो आप देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे 36 इंटू 10⁻³ या आप ये कह सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁴ माइनस 0.4 इंटू 10⁻⁴। तो 0.4 माइनस करेंगे तो 3.2 बचेगा स्टूडेंट। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। अब स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं, इसी तरीके से स्टूडेंट आप ये अपने लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए पॉइंट सी पे आप अपने आप इसको फाइंड आउट करेंगे। और आपको पॉइंट सी पे स्टूडेंट आप अपने आप इसको समझेंगे, फाइंड आउट करेंगे, और अगर नहीं समझ में आता है तब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट इससे ये भी पता चल जाएगा आप लोग कितने लोग सीरियसली स्टडी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आप लोग के लिए होमवर्क है कि पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये आपको अपने आप फाइंड आउट करना है। हिंट आपके लिए जो दे सकते हैं कि मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि देख रहे हैं सी पे डिस्टेंस जो है वो 0.1 मीटर है फ्रॉम चार्ज Q1, और Q2 चार्ज से भी डिस्टेंस सेम है, बट डायरेक्शन अलग अलग है। और आपको वेक्टर रिजल्टेंट लेना है, या आप कह सकते हैं वेक्टर सम लेना है, और या आप कह सकते हैं रिजल्टेंट ऑफ फील्ड ड्यू टू चार्ज 1 एंड फील्ड ड्यू टू चार्ज 2 एट पोजीशन सी फाइंड आउट करना होगा। और ये जो EC टर्म शो कर रहा है ये रिजल्टेंट है। अगर आपको वेक्टर क्लियर है तो आपको ये इजीली हो जाएगा। और कूलम लॉ और वेक्टर लॉ की हेल्प को लेते हुए, ध्यान में रखते हुए आप EC फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टूडेंट ये आपका होमवर्क है। हमने 2 इजी पॉइंट के लिए आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये बिट टफ है, इसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया है क्योंकि इस पे आपने कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, इसलिए आपके लिए होमवर्क है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।